चाहिए। इसी कारण जो है काली मृदा जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है, और महाराष्ट्र कपास उत्पादन का अग्रणी भी रहा है या रहेगा। ठीक, तो मिट्टी की उर्वरता, ये आपके उत्पादन या फसल करने की प्रक्रिया जो है वो आप किस काम के लिए उसका उपयोग करेंगे, इन चीज़ों को प्रभावित करती ही करती है। ठीक है, अब हम आते हैं मानवीय कारक पे, यानी कि आबादी, तकनीकी क्षमता की स्थिति, आर्थिक स्तर, सांस्कृतिक परंपराएं, बाजार की स्थिति इत्यादि भी मानवीय कारक हैं जो भूमि के उपयोग को प्रभावित करती है। ठीक है, अब आबादी किस तरीके से भूमि के उपयोग को प्रभावित करती है, आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा, कैसे? तो आप एक बात सोच कर देखिए, कहीं की आबादी घनी है, कहीं की कम है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसी कारण है क्योंकि उस वहाँ पर भूमि का किस काम के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में आप जाकर देखिए, क्या आबादी आपके गांव जैसी ही है, या वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं जिन बिल्डिंगों में हज़ारों लाखों लोग रह रहे हैं एक बिल्डिंग में, एक छोटी सी भूमि पर जो बनी हुई है। वहाँ पर क्यों लोग इतनी अधिक मात्रा में लोग रह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे जो ज़मीनें हैं उनका फैक्ट्रियों के लिए उपयोग किया जा रहा है, आर्थिक महत्व बहुत अधिक है, लोगों को रोज़गार मिल पा रहा है। इसी कारण वहाँ पर जो आबादी है वहाँ की, वो भूमि उपयोग को बदल रही है। ठीक, अब मांग बढ़ रही है लोगों की, तो मांग के अनुसार फसल उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है, अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन करने की कोशिश की जा रही है छोटे से छोटे ज़मीन पे। तो ये आबादी इस तरीके से प्रभावित करती है उत्पादन को। ठीक, भूमि के उपयोग को कि वो किस काम के और किस प्रकार से उपयोग की जाएगी। ठीक है, तकनीकी क्षमता की हम बात करें तो मान लीजिए आपके पास बेटर टेक्नोलॉजी नहीं है, बेहतर तकनीक नहीं है, जैसा अभी हमने पहले ऊपर उदाहरण में देखा कि हरियाणा और पंजाब के और पश्चिमी यूपी का जो हिस्सा है, पश्चिमी यूपी यानी दिल्ली और मध्य प्रदेश, सबसे जो बॉर्डर से लगने वाले जो हिस्से हैं हरियाणा यूपी के, उन हिस्सों में कम भूमि पर कृषि करने के बावजूद भी वो बेहतर उत्पादन प्राप्त कर पाते हैं अन्य स्टेट के मुकाबले। उसका मेन रीज़न है कि उन्होंने जो तकनीकी विकास किया है वो ऊपर लेवल की है। ठीक है, वो हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं कृषि वगैरह करने के लिए। ठीक, सिंचाई व्यवस्था उनकी बेहतर रहती है, खाद भी बेहतर डालते हैं, और उसमें मेहनत भी वो बड़े लेवल पे करते हैं। इसी कारण जो तकनीकी क्षमता है वो बहुत अच्छी मानी जाती है कि किसी भी भूमि के उपयोग के लिए। आर्थिक स्तर, यानी कि वहाँ पर किस तरीके का काम किया जा रहा है, उस भूमि पर किस तरीके की क्रियाएँ की जाएगी, फैक्ट्री लगाई जाएगी, सड़क निर्माण किया जाएगा, या रेल मार्ग निर्मित किए जाएंगे, या उसका उपयोग कृषि के लिए होगा, कृषि में किस प्रकार की कृषियाँ होगा की जाएंगी। तो ये चीज़ें जो है ये आर्थिक स्तर है, और आर्थिक स्तर इस प्रकार से इफ़ेक्ट करती है भूमि के उपयोग को, निर्धारित करती है कि किस प्रकार से भूमि का उपयोग किया जाएगा। संस्कृति, परंपराएँ, बाज़ार की स्थिति, यानी कि आपके आसपास में जो बाज़ार होंगे वहाँ पर किस तरीके का सामान बिक सकता है या बिकता होगा, ये सभी चीज़ें पे डिपेंड एक तरीके से इफ़ेक्ट करती है हमारी भूमि के उपयोग पर। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। टॉपिक है हमारा वो भारत में भूमि का किस प्रकार से उपयोग हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, पहले उल्लेख किया जा चुका है कि भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 13.7% है, यानी कि जो भारत की कुल आय है, जो टोटल GDP मानी जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो 13.7% जो हिस्सा है उसमें उत्पादन में जितना भी आय आया है उसमें वो जो है वो कृषि कार्य से ही आता है। ठीक है, और ये रोज़गार का भी एक अच्छा अवसर होता है। इसमें 53.8% यानी कि लगभग आधी से भी अधिक आबादी जो है वो कृषि कार्य में लगी हुई है। ठीक है, देश के 32.87 लाख करोड़ हेक्टेयर में से 15 हेक्टेयर पर प्रायः खेती नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ आपके सामने पिक्चर प्रोड्यूस किया गया है जिसमें बताया गया है कि भूमि का उपयोग भारत में किस तरीके से हो पा रहा है। ठीक है, और कृषि और बंजर भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जिसको उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, वो 24%, लगभग 25% आप कह सकते हैं, 24.80% भूमि ऐसी है जिसको हम एक तरीके से बंजर भूमि मान सकते हैं, या उसका उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। ठीक है, ऐसी भूमि है। वन क्षेत्र जो है वो 23% है आपका, एक तरीके से 24% या 23.5% मान सकते हैं। वैसे भारत के जो संविधान है और जो कहा जाता है भारत के बारे में, तो ये बात कही जाती है कि 33% लैंड जो है वन क्षेत्र के लिए होना चाहिए। बट
वो पॉसिबल नहीं है आज के डेट में। जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, 148 करोड़ या 150 करोड़ से ज़्यादा आज के डेट में हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है, तो उसी तरीके से हमारा मांग भी बढ़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि संसाधनों का दोहन भारत में एक आम बात हो गया है। यदि आप किसी व्यक्ति से कहने जाए कि नहीं इस तरीके से संसाधन बर्बाद होएगा, तो वो कहेगा मैंने पैसे लगाए हैं, आपने तो पैसे दिए नहीं। तो आप उन लोगों को कैसे समझा पाएंगे? कृषि में लगी हुई भूमि, अब हम टॉपिक्स पर लौटते हैं अपने, ये सब खैर बेकार की बातें हैं। कृषि में लगी हुई भूमि यानी कि जिस भूमि पर कृषि का कार्य किया जाता है, वो आज की डेट में 48.83% है। ठीक है, 48.83% जो है भूमि जो है वो हमारे एक कंट्री में एक तरीके से कृषि कार्य में लगा हुआ है। और उसमें चरागाह भूमि यानी कि जो लैंड्स ऐसे हैं जो घास स्थल है एक तरीके से, ठीक है, वो 2.83% ही हैं। अदर कंट्री में देखा जाए जैसे कनाडा, रशिया या फिर आप अमेरिका जैसी कंट्रियों में देखें, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूमि पर लगभग 35% भूमि ऐसी होती है जिस पर चरागाह होते हैं, यानी कि वहाँ पे गाय भैंस और जो जंगली जानवर वगैरह जो घास चरते हैं वो आकर रहते हैं और घास चरते हैं। वहाँ पर घासें भी कई तरीके की हो पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको भारत में किस तरीके से भूमि का उपयोग हो रहा है और किस प्रकार से भूमि उपयोग इफेक्ट होता है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो भूमि के उपयोग का निर्धारण करते हैं कि किस काम के लिए उस भूमि का उपयोग किया जाएगा, इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक्स में। ठीक है, तो अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे जो मृदा संसाधन से रिलेटेड है। जैसा कि इस चैप्टर का हेडिंग ही था, भूमि और मृदा संसाधन। तो भूमि के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या है, कैसे है, किस प्रकार से वो हमारे लिए उपयोगी है, उसका क्या क्या यूज़ होता है। और हम मृदा पे लौटते हैं। तो मृदा है क्या? सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है, भूमि क्या थी और मृदा क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये सवाल हमारे मन में ज़रूर आता है। ठीक है, तो मृदा जो है वो पृथ्वी के ऊपरी लेयर है, यानी कि कुछ सेंटीमीटर्स मोटी, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कुछ मीटर्स मोटी लेयर है एक तरीके से। ठीक है, जिसे हम मिट्टी कहते हैं, सॉइल कहा जाता है। ठीक है, जिस पर पेड़ पौधे वनस्पतियाँ कृषि कार्य हम कर पाते हैं, फलती फूलती है, उसे मृदा कहते हैं। ठीक है, ठीक, कृषि से संबंधित सभी क्रियाकलापों का केंद्र यह मृदा है। इसी के गुण या अवगुण कृषि के विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो मृदा के गुण होते हैं, यानी कि उसके ऊपर उत्पादक क्षमता कितनी है, उपजाऊ किस प्रकार से है, कौन कौन से लवण खनिज इन सभी मिनरल्स उसमें मिले हुए हैं, ये सभी चीज़ें जो है वो मिलकर वो प्रभावित करती हैं। ठीक है, उसके विकास, कृषि के विकास के लिए, या कृषि का किस प्रकार से विकास किया जाए, किस तरीके की कृषि होएगी, इन सभी चीज़ों का निर्धारण जो है वो मिट्टी के गुण ही तय करते हैं। ओके, परंतु वह मिट्टी नहीं है भूमि का निर्माण। इसमें आपको डिफरेंस भी बताया गया है मिट्टी के बारे में और मृदा के बीच में डिफरेंस, जैसा मैंने बताया था कि चैप्टर में दिया गया होगा, मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर पता चल गया है मृदा क्या है, ऊपरी लेयर है एक तरीके से, तो ये जो ऊपरी लेयर है ये बनी कैसे होगी? हमारे मन में ये सवाल आता है, कैसे बनी होगी? तो मृदा निर्माण के कारक, इसके बारे में बताया गया आपके बुक में। ठीक है, वैज्ञानिक परीक्षणों से पता चलता है कि अनुकूल परिस्थितियों में भी 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा की परत के निर्माण 400 से 500 वर्ष लग जाते हैं। ये एक इतना समय है जिसमें आपकी 4 पीढ़ियाँ बीत जाएगी। उस 4 पीढ़ियों के बीतने के टाइम पे केवल 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा का निर्माण हो पाएगा। यानी 1 सेंटीमीटर मोटी अगर आपको लेयर चढ़ानी है पूरी पृथ्वी पे, या जितनी लेंथ है उस पर, तो आपको लगभग 400 से 500 साल का समय लग जाएगा। ठीक है, वो भी जब परिस्थितियाँ यानी जलवायु स्थलाकृति जो निर्माण करने वाले मृदा का निर्माण करने वाले कारक हैं वो यदि सही तरीके से काम करते हैं तो। ठीक है, अब एक तरीके से देख सकते हैं मृदा का निर्माण कैसे होता है। मैं अपने शब्दों में अगर आपको समझाऊं, उसके बाद मैं आपके बुक में दिए हुए जो टॉपिक्स है उसके बारे में बताते हुए समझाऊंगा। तो चट्टानें जो होती हैं वो गर्मी के समय में फैलती हैं, ठीक, फिर शीतकाल में सिकुड़ने लगती हैं। ठीक है, इसके कारण उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। अब आप एक तरीके से सपोज कीजिए, आप किसी रबर को खींचिए, ठीक, फिर उसको आप छोड़ दीजिए, फिर खींचिए, फिर छोड़ दीजिए। एक टाइम के बाद में क्या होता है, उसमें ढीलापन आ जाता है। हमारे पैंट की जो रबड़ें होती है उसमें भी ढीलापन आ जाता है। वो क्यों आता है? वही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन के कारण। यानी कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो गया खिंचाव, ठीक है,
आप किसी प्लास्टिक को रखेंगे, गर्म करेंगे तो वो फैल जाएगा, ठीक। फिर उसको ठंडा करेंगे तो वो सिकुड़ के छोटा सा हो जाएगा। तो इसके इस प्रकार से होता क्या है, पत्थरों में जो उसके एक तरीके से बॉन्ड बनाने की पावर होती है, जो एक दूसरे को बांधे रखती है, जो परमाणु अणु होते हैं जो बंधे रहते हैं, वो एक तरीके से कमज़ोर पड़ने लगते हैं, जिसके बाद क्या होता है, चट्टानें टूटने लगती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, बिखर जाती है। और इन चट्टानों में होते हैं खनिज पदार्थ, जो छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। और इन छोटे छोटे कणों में टूटने के बाद में क्या होता है कि उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के रिएक्शंस वगैरह होते हैं, केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। वर्षा का पानी जो होता है वो भी इन चीज़ों को और छोटे छोटे कणों में तोड़ने की कोशिश करता है। और हवा, आंधी, तूफान और नदियों का जल, ये सभी चीज़ें जो है वो अपर्दन निक्षेपण की प्रक्रिया के माध्यम से इन कणों को, छोटे छोटे महीन कणों को अपने साथ बहाकर, हवा में उड़ाकर या आंधी तूफान में उड़ाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर बिखेर देती है। और इसी प्रक्रिया द्वारा जो है वो हमारे मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे के टॉपिक पर पढ़ चुके हैं, जिसमें भूमि क्षेत्र का हाशिए के बारे में बात की गई है। यानी जो हमारे पास लैंड्स है उसका किस तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है या किस तरीके से उसे हानि पहुंचाई जा रही है, उसका हास्य हो रहा है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जिस तरीके से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ेगी, अब एक बच्चा ले सपोज कीजिए, आपके घर में 2 बच्चे थे कल तक, ठीक। अब आगे चल के आपके घर में 4 बच्चे बढ़ गए, तो इस तरीके से क्या हुआ, आपके वन में 2 बच्चे एक्स्ट्रा होने के कारण उन 2 बच्चों का खर्च, कपड़ा, खाना पीना, रहने के लिए बेड, बिस्तर, कॉपी, किताब पढ़ने के लिए, ये सभी चीज़ें जो है इनसे क्या हुई कि रिसोर्सेज कंजप्शन की कैपेसिटी बढ़ गई। यानी एक तरीके से संसाधनों को और अधिक आवश्यकता पड़ने लगी और उन संसाधनों को हमें और अधिक खरीदने या अपने पास रखने की आवश्यकता बढ़ने लगी। जिसके कारण क्या हुआ कि जो भूमि, क्योंकि ज़मीन तो फैल नहीं रही है, जिस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस तरीके से हमारी ज़मीन तो नहीं बढ़ रही है कि एक तरीके से हम समझें कि हाँ भाई उस बड़े लेवल पे हम कृषि कर लेंगे जिससे हम अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। ऐसा तो नहीं है, लैंड्स तो उतने का उतने ही हैं, जिसके कारण हम हो क्या रहा है आज की डेट में कि जो लैंड्स बची हुई है, जो जंगल है, वन क्षेत्र है, उनकी आबादियों को भी ख़राब करके, बर्बाद करके लोग उन पर कृषि कार्य कर रहे हैं। ठीक है, सड़क निर्माण की आवश्यकता पड़ रही है, सड़क निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंजप्शन की। और मृदा ह्रास या भूमि ह्रास या संसाधनों की हानि करने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कारक अगर कोई है तो वो जनसंख्या का बढ़ना ही है। हालांकि जनसंख्या बढ़ना बुरी चीज़ नहीं है, अगर वो जनसंख्या सही तरीके से जिम्मेदारी पूर्वक इन सभी चीज़ों का, संसाधनों का उपयोग करे तो वो अपने देश का बेहतर विकास कर सकती है। पर्यावरणीय स्थिति में कई नए नए आविष्कार करके उसे सुधार सकती है, जो प्रॉब्लम्स है हमारी पृथ्वी पे उस पर सुधार ला सकती है। ठीक है, तो जो हास्य है, भूमि हास्य, वो भूमि हास्य क्यों है, भूमि हास्य का वही एक मेन रीज़न है जनसंख्या का। अब भूमि हास्य में और भी कई तरीके की चीज़ें आती हैं, जैसे एक तरीके हम तो पहले बता दिए कि जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ती है उसकी डिमांड, उसके खाने पीने की मांग, इन सभी चीज़ों के कारण जो है प्रति व्यक्ति कंजप्शन जो है वो बढ़ने के कारण भूमि पर भी प्रभाव पड़ता है। और इससे भूमि निम्नीकरण की ओर लोग अधिक से अधिक मात्रा में खाद यूज़ करते हैं, जिससे भूमि अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। सिंचाई की समस्या, जल जमाव के कारण भी जो है वो लैंड से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उसका सही प्रकार से हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। राजस्थान में जो सूखाग्रस्त एरिया है, रेगिस्तान है, वहाँ फसलें उगाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बारिश होती नहीं है। अब वहीं गुजरात की बात करें तो वहाँ भी अब नमक भरी हुई भूमि और अधिक आगे बढ़ने लगी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और जो पठारी प्रदेश है उन क्षेत्रों में कृषि कर पाना उतना आसान नहीं है। जो पथरीले रास्ते हैं उस पर भी कृषि कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में जो है वो भूमि जितनी भी पड़ी हुई है वो एक तरीके से बेकार भूमि में ही मानी जाएगी, क्योंकि उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, या हमारे पास टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि मिट्टी का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, यानी कि जो रंग के आधार पर है वो मिट्टी को हमारे देश में बांटा जाता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिल सकती है। बिहार के एरिया में अगर हम जाएंगे तो बिहार में
कई हिस्सों में चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी का मिश्रण में देखने को मिलता है। ठीक है, बलुई मिट्टी उन क्षेत्रों में ज़्यादा अधिक मात्रा में देखने को मिलती है जिन क्षेत्रों से नदियाँ होकर अक्सर बहती हैं। ठीक है, दोमट मिट्टी में हमें नदियों का बालू वाला सार और पीली चिकनी मिट्टी भी देखने को मिलती है। ठीक है, चिकनी मिट्टी जो बहुत ही सख्त होती है परंतु धान जैसी फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। हालांकि सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है उसमें। ठीक है, काली मिट्टी, अखरोटी मिट्टी, अखरोटी यानी पीली और लाल मिट्टी जो होती है। ठीक है, वो उस तरीके की मिट्टी जो है पीली और लाल मिट्टी, वो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी के हिस्सों में अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर पड़ने वाली धूप की किरणें जो होती है वो उन मिट्टी को एक तरीके से जला सी देती है। जिस प्रकार से ईंट को हम पका कर निकालते हैं उसी प्रकार से यहाँ की मिट्टी भी जलने लग जाती है, पकने लग जाती है। इस प्रकार इसका रंग आया। काली मिट्टी महाराष्ट्र और उधर के आसपास के नागपुर वाले क्षेत्रों में काली मिट्टी मृदा सबसे अधिक देखने को मिलती है क्योंकि ये उपजाऊ भी बहुत अधिक होती है, उर्वर क्षमता बहुत अधिक होती है इसकी। तो भारत में जिस प्रकार से मृदा का वो किया गया, वर्गीकरण किया गया है, वो जो है मिट्टियों का वर्गीकरण और उनका भारत में वितरण। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसको वर्गीकरण किया गया। ठीक है, जिसमें आती है जलोढ़ मिट्टी। भारत में यह मिट्टी विस्तृत रूप से फैली हुई है। उपजाऊ होने के कारण ये जलोढ़ मिट्टी का मतलब हो जाता है नदियों, तालाबों या किसी भी तरीके के जल स्रोत में जिसमें बाढ़ वगैरह भी शामिल है, उन माध्यमों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टियों को हम एक तरीके से जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी उसी को कहा जाता है। हालांकि ये बहुत अधिक उपजाऊ होती है और कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज लवण ये सब मौजूद होने के सबसे अधिक चांसेस होते हैं। ये एक पाई चार्ट दिया गया है आपके सामने में, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से किस प्रकार की मिट्टी कितनी है। तो इसमें जो दिया गया है उसमें आपकी 44% भूमि जो है वो जलोढ़ मिट्टी है, यानी कि जो नदियों और तालाबों के जल से जो मुहाने बनते हैं और उससे जो मिट्टी आती है, जो बाढ़ वगैरह में बह के आती है, उस मिट्टी से जो मैदान बनता है वो बहुत अधिक, सही मायने में बहुत अधिक उपजाऊ होता है क्योंकि उसमें लवणता इन सभी की कमी नहीं होती है। वहीं 18% जो है वो काली मृदा है, यानी कि जो महाराष्ट्र और उधर के हिस्सों में पाई जाती है, जिसमें कपास का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। लाल और पीली मिट्टी जो है वो सबसे कम है, परंतु यह हरियाणा, पश्चिमी यूपी और पंजाब के कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है इस प्रकार की मिट्टी। अन्य में अलग अलग तरीके की मिट्टी आती है जिसमें पहाड़ी क्षेत्र और बंजरी, खादर और पथरीली ज़मीनें भी शामिल हो सकती हैं। वो 19% है। भारत में इसका जो तरीके से वर्गीकरण किया गया वो इसी प्रकार से किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में भी बताया गया है। लेटराइट मिट्टी यानी कि लैटिन भाषा से शब्द निकला है। ठीक है, इसका अर्थ है कि उत्पत्ति के आधार पर जिस प्रकार की मिट्टी को गीले टुकड़ों को पका कर ईंट बनानी है, वही है जो लाल पीली मिट्टी मैंने बताई थी, वही इसमें शामिल है। भारत में लेटराइट मिट्टी का रास्ता। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आते हैं। जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं वो आपको ज़रूर याद करनी चाहिए। मिट्टी मिलती है, उसे कृषि की जाती है, भूमि पर ही मानव आवास निर्माण करते हैं, यानी भूमि संसाधन के बारे में सबसे पहले बताया गया है। पहाड़ी भूमि की अपेक्षा मैदानी भूमि का उपयोग अधिक होता है। क्यों होता है ये मैंने अभी आप लोगों को बताया, और वहाँ पर मानव बसाव सबसे अधिक क्यों होता है इसके बारे में भी आप लोगों को बताया। क्योंकि वहाँ की अस्थायी जलवायु, आकृतियाँ, जो उसकी वहाँ की बनावट होती है सड़कों की, भवनों की, वो करना आसानी होता है। वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी चीज़ें जो है वो बेटर तरीके से हो पाता है। यही मेन रीज़न है कि वहाँ पर सबसे अधिक बसाव हमें देखने को मिलता है। मिट्टी के कई वर्ग हैं जो उत्पत्ति और गुणों के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर मैंने आप लोगों को बता ही दिया, जलोढ़ और ये सभी चीज़ें, और रंग के आधार पर भी बता दिया, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी। ठीक है, भूमि उपयोग के प्रारूप और भू आकृति की स्वरूप, जलवायु और मानव प्रयत्नों के अंतर संबंधों का परिणाम हुआ करता है।